Very good evening, very good afternoon, dear aspirants. Welcome to Adda 247 channel. And today we are going to discuss the chapter of logical reasoning for the examination of EPFO. मतलब कि EPFO की जो एग्जामिनेशन होती है, जो मतलब कि जो इस साल होने वाली है, आई थिंक आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने फॉर्म भरा होगा और इस फॉर्म फिल करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन कैसे की जाए और कौन कौन से सब्जेक्ट इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी यूपीएससी। दैट मीन्स कि अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के अंडर अगर एग्जामिनेशन कवर की जा रही है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स जनरल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। साथ ही साथ लेकिन सीसेट जो यूपीएससी अपने आईएएस की परीक्षा में सीसेट का इंपॉर्टेंस जैसे रखती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे 33%, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उतने मार्क्स आपके होने चाहिए। दैट मीन्स आपके सीसेट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एपीएफओ के पेपर में, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कहीं ना कहीं खेल वैसा ही है, मतलब कि और इंग्लिश का भी। मतलब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट वाली सेगमेंट है, मतलब कि कह सकते हैं आपकी 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि कह सकते हैं आप ली जाएगी आपकी, मतलब कि जहां पे कि आपकी इंग्लिश होगी 20 मार्क्स की और 15 क्वेश्चन जो होंगे कहीं ना कहीं आपके रीजनिंग और मैथ से होंगी। सो अब उस मैथमेटिक्स के सेगमेंट में या फिर रीजनिंग के सेगमेंट से में मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं खोना है, बिकॉज वहां पे तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये एप्टीट्यूड टेस्ट, कहां पे यूपीएससी के आईएएस पेपर में। बट अगर यहां पे बात करें हम, जहां पे कि ईपीएफओ की बात कर रहे हैं अगर, तो इस एग्जामिनेशन में ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग या फिर और भी जो सेगमेंट है वर्बल रीजनिंग या फिर कोई भी अगर फिगर वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं या फिर एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 4 5 सवाल 5 क्वेश्चन आप अधिकतम 5 सवाल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑफकोर्स लॉजिकल रीजनिंग अगर 2017 वाले पेपर की बात करें, ईपीएफओ ने क्या किया 2017 में अगर बात करें हम, तो 2017 में जो उसके लास्ट एग्जामिनेशन हुई थी उसमें इसने क्या किया, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल प्लेस किए दो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से। और लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो ये पूरी रीजनिंग सेगमेंट का सबसे स्टैंडर्ड एरिया है। ये चैप्टर जो है आपके एसएससी बैंक सारे एग्जामिनेशंस में, आजकल रेलवे की एग्जामिनेशन में भी पूछी जा रही है और आपके यूपीएससी में तो हमेशा से पूछा जाता है, जितनी मैनेजमेंट की एग्जामिनेशन है हर जगह पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो विल ट्राई टू कवर द सिलेबस ऑफ रीजनिंग जो कि आपकी ईपीएफओ में आपके जहां से मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो। तो आज का एजेंडा हमारे सेशन का क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस करने का। लॉजिकल रीजनिंग फॉर ईपीएफओ, और सिर्फ ईपीएफओ पे ही बाउंड नहीं करेंगे अपने आप को, मतलब अगर लॉजिकल रीजनिंग आप देखोगे तो बैंक के सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं एसएससी, मतलब इन ऑल एग्जामिनेशंस वी कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट। ठीक है, सो यस, मोहित, बंटी, हिमांशु, ऑफ कोर्स वंदना सिंह। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस द बेसिक आइडिया ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। कंप्यूटर जी एक बार, ठीक है, हाँ, हेलो सागर भारद्वाज। यस, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लासेस ऑफ ईपीएफओ, बिकॉज हमने इसमें सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हाँ ठीक है, अभी आ गया, वो ऐड का था ना। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है इसमें। दैट मींस कि हाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। पहले यहां से बात करूंगा, तो जो एस्पिरेंट बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, जो एस्पिरेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो एस्पिरेंट रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, जो एस्पिरेंट यूपीएससी की सीसेट देने वाला है, इस बार यूपीएससी लेने वाला है या फिर ईपीएफओ देने वाला है, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग जो सेगमेंट है पूरा का पूरा, ये हर एग्जामिनेशन में आज के जमाने में पूछा जा रहा है। और यहां से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूं कि स्टूडेंट अपने मार्क्स कहीं ना कहीं गवा रहे होते हैं। सो दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप में से, ऑफ कोर्स मैं अड्डा 224 वाले जो बैंकर्स चैनल है इस पे मैं अभी आज क्लास ले रहा हूँ। मोस्टली मेरी क्लासेस जो होती है वो एसएससी अड्डा पे और बाकी डिफरेंट चैनल्स पे होती हैं। यहाँ पे आज मैं पहली क्लास ले रही हूँ आपकी इस वाले चैनल पे। ठीक है, सो ये जो बैच है ये डेडिकेटेड है आपके ईपीएफओ के लिए, बट हमने जो टॉपिक आज का चुना हुआ है लॉजिकल रीजनिंग है और ये सभी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आता है। तो बस आप आराम से बस सुनते रहो बातों को। आज हम सीखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक अप्रोच क्या होते हैं, मतलब। ठीक है, सो लॉजिकल रीजनिंग जो होगा उसमें से आपके चैप्टर्स क्या क्या मिलते हैं वो सब भी लिस्ट आउट कर दूंगा और उन सभी चैप्टर्स का ग्लिम्स मैं आपको इस सेशन में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके अरविंद हेलो, यस सुरेंद्र सिंह हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट।
So the first keyword we always take care of here is statement. ठीक है, the very first keyword which we must be aware of, और we can say कि भाई बहुत ज़्यादा clear होना चाहिए हमें, वो है word statement. ठीक है, ये स्टेटमेंट वर्ड को लेके वी मस्ट बी वेरी मच क्लियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. जब भी हम लॉजिकल रीजनिंग की बातें करेंगे तो इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि स्टेटमेंट को लेके बहुत क्लियर हो आप. ठीक है, वंदना सिंह इज सेइंग मैं आपसे पढ़ी हूँ ऑफलाइन. अच्छा, ऑफलाइन पढ़ा आपने, अच्छा, वेरी गुड. ठीक है, तो स्टेटमेंट वर्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. Statement is a very common word to all the segment of logical reasoning, whether we'll talk about statement and assumption, we'll talk about statement conclusion, whether we'll talk about statement and course of action, या फिर किसी और चैप्टर की आर्गुमेंट की बात कर रहे हो. all these chapters will talk about स्टेटमेंट्स. कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का हर जगह पे इस्तेमाल होगा. सो हमें समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट जुड़ा हुआ क्या क्या बातें और हाउ वी शुड इनिशिएट द डिस्कशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. और फिर फटाक से हम क्वेश्चन भी करेंगे. तो पहला 10 मिनट अपन डिस्कस करेंगे इस चीज को और फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे. थोड़ा सा डिस्कशन बहुत जरूरी है बिकॉज एजेंडा है कौन सा एग्जामिनेशन को क्रैक करने का. ईपीएफओ का एजेंडा है. ईपीएफओ जो होती है वो आपकी यूपीएससी ईपीएफओ जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करने वाली एग्जामिनेशन है. ठीक है, और ये यूपीएससी के द्वारा है. तो फिर थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्चुअल रहना पड़ेगा. वो नहीं हो पाएगा कि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करके हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है सर, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश. ऑफ कोर्स आई वाज मैं इंग्लिश में ही बोल रहा था अब तक. तो कुछ बच्चों का कमेंट आता है हिंदी. तो फिर बाइलिंगुअल बैच है, देखो बाइलिंगुअल क्लास है ये वाली, बट आई टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, चलो. So let's talk about the logical reasoning briefly, and of course I'll tell you कि भाई statement is the most important word which we should concern with, and the first thing I'll write here is course of action. Course of action. ठीक है, and second thing is आपका assumptions. आज हम लोग particularly assumptions पे कुछ question discuss करेंगे अभी, बस patiently सुनते रहना बातों को. और third thing I'll write here is argument. ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं जो पूरी लॉजिकल रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक होते हैं. मतलब ये 3 चैप्टर. ठीक है, ओके. सो ये पूरी लॉजिकल रीजनिंग में से अगर बात करें हम तो ये 3 सेगमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन एंड आर्गुमेंट. So these 3 chapters are the core chapter which you should know about the within the logical reasoning area. ठीक है, मतलब ये 3 चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए. So before jumping towards the question, what I'll convey, I try to convey the basic idea of this course of action. What actually course of action demands? What is the real demand of this assumptions? What actually argument wants their student to be aware of? So everything we'll discuss here. ठीक है, तो पहला वर्ड मैं डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, ऑफ कोर्स विक्रम झा यहाँ पे जो क्लास है, ये वाली जो क्लास है 1 से 2, ये आपकी डेडिकेटेड होगी. ये स्लॉट किसके लिए? ईपीएफओ के लिए डेडिकेटेड है. इस बार ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी अभी. और ये जो एग्जामिनेशन है ये 4 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, ध्यान रखिएगा. तो अभी से लेकर पर रेगुलर रहेंगे इस स्लॉट पे 1 से 2 में. और एक दिन जैसे मेरी आज की क्लास रीजनिंग की है तो हो सकती है कल मैथ्स हो जाए, फिर परसों जीएस हो जाए. और जीएस का बहुत वास्ट सिलेबस है यहाँ पे, ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ही बड़ा सिलेबस है. और कुछ ऐसे चैप्टर्स को भी ऐड किया गया, सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जो नॉर्मली नहीं पाए जाते. जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया ईपीएफओ के सिलेबस में, या फिर हम लेबर लॉज वाली जो सेगमेंट है उसको इसकी बात करें वो भी ऐड किया गया. ऐसे कुछ सेगमेंट हैं जो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां रखा गया. बिकॉज ऑफ कोर्स ईपीएफओ में जो आपका जो ये जो ऑफिसर जिसमें जो पोस्ट है वो आपके इन्फॉर्मेंस अकाउंट ऑफिसर का ही है कहीं ना कहीं. ठीक है, चलिए. नहीं, उज्जवल पाटिल, द क्लास ऑफ ईपीएफओ इज रेगुलर. एक्चुअली परसों से स्टार्ट हुई है क्लास. तो परसों हुई थी क्लास, कल भी हुई थी क्लास और आज भी हो रही क्लास. तो क्लास इज एक्चुअली रेगुलर. आप बस रेगुलर रहिएगा. ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं. सो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है भाई? यहां से देखो, यहां से सिर्फ अकेले इस सेगमेंट से आपके 2 सवाल आए थे रीजनिंग से. इस सेगमेंट से 2 सवाल आए थे लॉजिकल रीजनिंग से. ठीक है, तो मैं फटाफट ब्रीफ कर रहा हूं. कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, एजम्पशन का मतलब क्या है. कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है सॉल्यूशन. कोई भी आपसे पूछे भाई व्हाट डू यू स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यू कैन से कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं. मतलब कि जो कोर्स ऑफ एक्शन हेडिंग के नीचे जो बातें लिखी रहेंगी वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होगी और इसका स्टेटमेंट होगा. देखो ध्यान रखो, स्टेटमेंट जो होगा हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट का नेचर अपना अपना अलग होगा. तो कोर्स ऑफ एक्शन में कोई आपसे पूछे भाई व्हाट डू यू स्टडी इन द कोर्स ऑफ एक्शन सेगमेंट, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे स्टेटमेंट जो होता है उसका अपना पार्टिकुलर नेचर होता है कि स्टेटमेंट हमेशा
प्रॉब्लम कैरी करेगा, और कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे पास सेट ऑफ कंक्लूजन, मतलब जो आपका सेट ऑफ सॉल्यूशंस दिया रहेगा, एंड वी विल हैव टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ द गिवन कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी वहां लिस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन होंगे उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ के लाना होगा। ये काम है आपका कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट चैप्टर में। मतलब एक लाइन में बता रहा हूं कि क्या चाहिए यहां से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जीएस का सिलेबस यूपीएससी से भी बड़ा है। नहीं, यूपीएससी से बड़ा नहीं है यार, देखो ये नहीं कह सकते। हाँ, नंबर्स में हम कह सकते हैं थोड़ा प्री का सिलेबस जो होता है यूपीएससी का उससे थोड़ा बड़ा है, नो डाउट इन दिस। लेकिन क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यूपीएससी के आईएएस के प्री टाइप नहीं होगा, प्री से थोड़ा सा नीचे होगा, हल्का नीचे होगा, बहुत नीचे नहीं होगा। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस यहां भी प्लेस किए जाएंगे आपके, बिकॉज यूपीएससी प्रिपेयर कर रही है क्वेश्चन को, तो बहुत कठिन नहीं होगा, बहुत ईजी नहीं होगा। जैसे सीजीएल का जो जीएस वाला सवाल आता है एमसीक्यू, बिल्कुल कि भाई ये क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिया, फटाफट क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। और यूपीएससी के प्री से थोड़ा सा नीचे होगा जीएस का सवाल, ठीक है। चलो, so the first thing we must take care of in the course of action is, कोई पूछे आपसे एक लाइन में भाई कोर्स ऑफ एक्शन में क्या पढ़ते हो, तो पहले बिल्कुल बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन में हम बात कर रहे होते हैं, जो कथन होगा वो हमेशा प्रॉब्लम कैरी कर रहा होगा, जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वहां पे हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। बस इतनी बात को फिलहाल अभी ध्यान रखो, मैं सवाल आगे कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं आपके आर्गुमेंट्स की। उसके बाद मैं इसके बाद किसकी बात कर रहा हूं, आर्गुमेंट में। अजम्पशंस स्किप कर रहा हूं, रीजन है इसका रीजन है, मैंने अजम्पशंस फिलहाल स्किप किया है। मैं कोर्स ऑफ एक्शन के बाद डिस्कस कर रहा हूं आर्गुमेंट, एंड देन आफ्टर आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अजम्पशंस, ठीक है, ठीक है, ओके। सो द थिंग इज कि आर्गुमेंट क्या होता है, मैं क्यों इसको स्किप किया हूं अभी समझ में आ जाएगा आपको। व्हाई आई हैव जस्ट स्किप दिस थिंग। कोर्स ऑफ एक्शन के बाद मैं आर्गुमेंट क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज द नेचर ऑफ स्टेटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई हर जगह पे स्टेटमेंट का पार्टिकुलर नेचर होगा, आर्गुमेंट में जो स्टेटमेंट का नेचर होगा वो इश्यू बेस्ड होगा। मैंने आप कंपेयर करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है भाई, प्रॉब्लम बेस्ड होता है, आर्गुमेंट में क्या होगा, इश्यू बेस्ड होगा। यहां पे किसकी बात करेंगे हम, यहां पे सॉल्यूशन की बात करेंगे, और यहां किसकी बात करेंगे, यहां पे ऑफ कोर्स आर्गुमेंट की बात करेंगे। तो अभी मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं आपको व्हाट एक्चुअली आर्गुमेंट इज। योगी जी वेट कीजिए थोड़ा सा आराम से, हम अपन क्वेश्चन करेंगे अभी। बस थोड़ा सा ब्रीफ तो कर लूं पहले, आपको अपने माहौल में तो लेके आ जाओ भाई, क्या चाहिए, व्हाट इज द डिमांड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। फिर सवाल करेंगे, सिर्फ सवाल करने से हो जाता दुनिया में सब कुछ, तो फिर तो मतलब न्यूमरस किताबें मार्केट में पढ़ी हैं, न्यूमरस मतलब कि हजारों लाखों सवाल पड़े हुए हैं, सवाल को सिर्फ उत्तर करना इज नॉट द सॉल्यूशन टू गेट इनटू द एग्जामिनेशंस, है ना, ठीक है। चलो, सो स्टेटमेंट यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे प्रॉब्लम कैरी कर रहा है, यहां पे प्रॉब्लम कैरी कर रहा है, और यहां पे इशू कैरी कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना एक बात को, बस एक लास्ट बात कन्वे कर रहा हूं मैं, फिर चलूंगा सवाल पे। प्रॉब्लम और इशू में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले प्रॉब्लम और इशू में क्या डिफरेंस है उसको समझाता हूं मैं आपको। प्रॉब्लम का मतलब होता है ऐसी समस्या जिसको इसका समाधान हो सकता है। प्रॉब्लम मतलब ऐसी समस्या जिसका समाधान है, तो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कोर्स ऑफ एक्शन। दैट मींस द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द मिनिस्टर और द पुलिस ऑफिसर, द कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय द ऑथोरिटी किसी भी कंसर्न में। दैट मींस कि सॉल्यूशन के लिए जो स्टेप लिए गए उसको कोर्स ऑफ एक्शन कहेंगे। लेकिन हम इशू कब कहने लगेंगे, एक प्रॉब्लम को जब हम इशू कहने लगते हैं, मतलब कब कहने लगते हैं, जब उस प्रॉब्लम उस समस्या का समाधान नहीं होता है। और जब समाधान दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का नहीं होता है तो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। दैट मींस कि आर्गुमेंट जो एक वर्ड है, जो आर्गुमेंट दुनिया में पैदा हुआ, उसका सिर्फ ये मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। देखो आर्गुमेंट का जो मतलब होता है ना, इसका आर्गुमेंट दुनिया में कब होती है, कभी भी दो इंसान में आर्गुमेंट कब होती है, जब हम सहमत नहीं होते हैं। सहमत कब नहीं होता है, जब चीजों की सॉल्यूशन नहीं होती है। सॉल्यूशन नहीं होती है, दैट मींस को क्या बोलते हैं, इशू बोलते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन नो। आप एकदम आराम से पहले अरेंज कर लो भाई, व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैं देखता हूं हवाओं में बच्चे लॉजिकल पढ़ रहे होते हैं, उनका क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है वहां पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज दिस सेगमेंट इज been asked in all the examination, all the mature examination of our country, or for the different countries as well, because the examination, this logical reasoning segment used to be asked in CAT, MAT, all the UPSC examinations and all, सभी में पूछा जाता है। तो that means कि I hope कि ये बातें क्लियर होंगी कि प्रॉब्लम क्या होता है और इशू क्या होता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम में इशू में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन कोर्स ऑफ एक्शन एंड आर्गुमेंट। यहां पे हम सॉल्यूशंस की बातें करेंगे, बट यहां पे आर्गुमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट मोर थिंग, एक बहुत छोटी सी बात और कहूंगा मैं। यहाँ पे आर्गुमेंट में हम असली में हमारा काम क्या है, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात तो कर लेते हैं, सॉल्यूशन दिया रहेगा, ढूंढ लेंगे अपन। लेकिन व्हाट एक्चुअल वर्क ऑफ द स्टूडेंट और द पर्सन हु इज गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ आर्गुमेंट, व्हाट हिज टास्क इज हियर। द टास्क इज कि भाई आर्गुमेंट में हमें जजमेंट करनी सीखनी है। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं क्या फेंक रहा हूं ये पॉइंट। मैंने एक बात रखी यहाँ पे, क्या कर रही है आपको, जजमेंट करनी सीखनी है। दैट मींस कि आर्गुमेंट जब होता है, नॉर्मली हम स्कूल कॉलेज में डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे। आई जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ डिबेट, जो हम स्कूल्स में पार्टिसिपेट करते थे डिबेट में, तो क्या होता था, एक फॉर में बंदा आता था, एक अगेंस्ट में बंदा आता था बोलने के लिए, और जज की पैनल हुआ करती थी। तो नाउ यू विल हैव टू सिट ऑन द चेयर ऑफ जजेस, राइट। आपको जज के सीट पे बैठ के जज करना सीखना है कि भाई
फॉर वाला स्ट्रांग है या फॉर वाला वीक है, या आपका जो अगेंस्ट वाला बंदा है वो अच्छा है, वो अच्छा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। दैट मीन्स कि यहां पे हमें कहीं ना कहीं स्ट्रांग, और यहां पे सिर्फ हमें जजमेंट करनी है कि भाई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसको बोलते हैं और वीक आर्गुमेंट किसको बोलते हैं। दैट मींस अगर आप स्टेटमेंट आर्गुमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तो यू शुड नो हाउ टू बाइफर्केट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड द वीक आर्गुमेंट। दिस इज द बेसिक एजेंडा एंड द बेसिक आइडिया विच वी शुड हैव इन द चैप्टर ऑफ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। आई होप आइडिया इज क्लियर। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो दीज आर द की वर्ड्स वी मस्ट नो अबाउट दिस चैप्टर्स। नाउ द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, सम एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर एजम्पशंस विल डिस्कस राइट नाउ। ठीक है, फटाफट सीखते हैं। नाउ एजम्पशंस क्या होता है, बहुत ध्यान से सीखना, फिर चलेंगे सवाल पे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ओके चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट एजम्पशन। फटाफट बात करते हैं एजम्पशंस क्या होता है। ठीक है, फिर चलेंगे अपन उस पे। हाँ ठीक है, नागेश्वर जी हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो विशाल, जो बैच का टाइम है वो 1 PM पे है। ठीक है, मैं कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं वैसे। ठीक है, थैंक यू अंकित। नाउ विल हैव द डिस्कशन ऑफ एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होता है, एजम्पशंस को हिंदी अनुवाद पर लेकर के समझाता हूं ताकि आप अच्छे समझ पाओ। एजम्पशंस का मतलब होता है पूर्व अनुमान, और कुछ कह सकते हैं पूर्व धारणाएं। बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज हमारे जो क्वेश्चंस आगे रखे गए हैं वो इसी चैप्टर के रखे गए फिलहाल। उस पर अपन इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि भाई एजम्पशंस क्या डिमांड कर रहा होता है। एजम्पशंस का डिमांड होता है भाई साहब पूर्व अनुमान, मतलब पहले से ही अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम लोग एजम्पशंस। दैट मींस कि द स्टेटमेंट क्या कैरी करेगा, यहां पे स्टेटमेंट क्या कैरी करेगा। स्टेटमेंट हमेशा आपके सामने एक इवेंट कैरी करेगा, एक ऐसा इवेंट, मतलब इसका जो नेचर होगा ना, पार्टिकुलरली स्टेटमेंट का जो नेचर होगा कुछ भी हो सकता है। दैट मींस कि वो एक प्रॉब्लम कैरी कर सकता है, वो इशू कैरी कर सकता है, वो रैंडम कुछ भी होता है। दैट मींस कि इफ somebody will ask you what would be the nature of statement of course of action, you will say sir that will carry a problem. What will be the nature of the statement of argument, you can say sir that will carry a issue. But if somebody will ask you कि भाई statement assumptions के statement का nature क्या होता है, you can say sir that it will be a random, but that will be a random in nature। कुछ भी हो सकता है सर, किसी भी तरह के सिचुएशन को, इवेंट्स को हमारे सामने प्लेस किया जा सकता है और कहा जा सकता है इस इवेंट से पहले वाली घटना के बारे में सोच के दिखाओ। अगर ये एबिलिटी आपके सामने है तो ऑफ कोर्स यू कैन आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, नहीं गेस नहीं बोलेंगे सुरेंद्र, सिर्फ गेस नहीं बोलेंगे, वही प्रॉब्लम है, हम इसको बहुत से समझ नहीं पाते हैं। व्हाट एक्चुअली एजम्पशन इज, एजम्पशंस का मतलब होता है टू थिंक बिफोर द स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट विल ऑलवेज कैरी द एनी इवेंट और एक्शन। सो दैट्स, आपको सिचुएशन से पहले पहुंचना पड़ेगा। अब मैं एक की पॉइंट लिखूंगा यहां पे, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं और ऑफ कोर्स मैं इसको, आई थिंक ये आपके पास क्लियर होगा, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा अभी हटा रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्ली चलिए। द एक्चुअल आइडिया इज to discuss this statement and assumption। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट, एक लाइन बोलूंगा, मैं यहां पे एक लाइन बोलूंगा जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, एक लाइन बोलूंगा। सत्या मलिक, दिस इज फॉर you can say कि actually देखो लॉजिकल रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज फॉर ऑल एग्जामिनेशन, बट दिस स्लॉट हैज बीन फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज यूपीएससी ईपीएफओ के लिए ये बैच होगी। ठीक है, एग्जैक्टली अंकित रावत, कॉज एंड इफेक्ट आल्सो कम्स इन द लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट। ठीक है, एग्जाम जो है वो अक्टूबर में है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे क्या करना है, बहुत इस जो अभी जो ध्यान समझाने वाला हूं इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ही ध्यान से समझना। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा आपको। स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट दिया गया, मान लो यहां पे स्टेटमेंट दिया गया और यहां पे एजम्पशंस दिया गया है, 2 एजम्पशंस मान लो दिया गया है, पहला और दूसरा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना, फिर चलेंगे सवाल पे, क्योंकि आप इसके बाद समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सो स्टेटमेंट जो होगा ना, स्टेटमेंट क्या होगा, दिया होगा मान लो कुछ भी इवेंट है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है। एजम्पशंस यहां पे दिया होगा 2। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, इस लाइन को बिल्कुल दिमाग में चिपका लेना। एजम्पशन सवाल सॉल्व करने बहुत ज्यादा मत समझिए, चूरन की तरह काम करेगा। दैट मींस की only those assumptions will be treated as a true assumption। बहुत ध्यान सुनना इस बात को, हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि only those assumptions will be treated as a true assumption upon which our given statement will be dependent। आई होप आपको समझ में आई हुई। फिर से अनुवाद करता हूं हिंदी में। सिर्फ हमारे दिए गए उन्हीं एजम्पशंस में से दो मान लो 2 दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, कितने भी नंबर ऑफ एजम्पशन दिए गए हैं,
दिए गए एजम्पशंस में से सिर्फ हमारे वही एजम्पशन सही माने जाएंगे जिन पर हमारा कथन निर्भर कर रहा होगा। बाकी के लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर में क्या होती है, हम लोग उसके स्टेटमेंट के बाद वाले के बारे में, स्टेटमेंट के बाद क्या होगा वो सोचते हैं। चाहे वो हम कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें, हम आर्गुमेंट की बात करें, हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, हम इन्फेरेंस की बात करें, हम इन ऑल द रेस्पेक्टिव चैप्टर्स जिसके मैंने नाम लिए अभी, इन सभी चैप्टर्स में हम स्टेटमेंट के बाद की घटना के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो कि एजम्पशंस है, जिसमें हम स्टेटमेंट से पहले क्या हुआ होगा, क्या हमारा ये गिवन में से मान लो पहला जो एग्जांपल है, क्या इस पे हमारा कथन निर्भर करता है क्या, अगर ये चीजें होंगी तभी हम उसको सही कर पाएंगे। अब इसको और भी क्लियरली समझने के लिए मैं मूव करता हूं सवाल पे। आई होप इतनी इस लाइन को बस दिमाग में सेट करो। Tarun Harit, of course, this is for all the examinations. I must admit that this is for all the examinations, whether we'll talk about banking, SSC, railway, because nowadays what is happening, logical reasoning has been asked in all the examinations. वो grade B पहले grade A और grade B examination में आया करता था, आजकल grade C, grade D हर जगह पूछा जा रहा है भाई, तो logical reasoning तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो मूव करता हूँ, मैं आगे पढ़ता हूँ, अब सवाल पे लेके चलता हूँ। बेसिक सवाल डिस्कस करूंगा आज, और फिर अच्छे लेवल के सवाल आगे आने वाले सेशन में और कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, आई होप आपके स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको यहां पे क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सॉरी द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिए। सिर्फ दो ही एजम्पशंस दिया हूं, तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं बेसिक आइडिया ऑफ दिस लॉजिकल रीजनिंग। सो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे compensation to the tune of ₹1 lakh to the family members of those who are killed in the railway accident. और एक बार ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में हमारे सोसाइटी, हमारे एनवायरमेंट, हमारे आसपास से ही होंगे हमेशा। तो उसको पढ़ के कभी भावुक मत होना। बहुत क्लियर वर्ड बोल रहा हूं मैं, भावुक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल लॉजिकली चलना है। बिल्कुल जो स्टेप्स की डिमांड होगी, जो सवाल की डिमांड होगी, जो उस चैप्टर की डिमांड होगी, उस चैप्टर की डिमांड के आधार पर ही चलना। मतलब यहां बोला कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई जो भी लोग रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए जो है कॉम्पेंसेशन के रूप में दिया जाएगा। ये कथन है। हमें इस कथन के बाद क्या होगा उस पर चर्चा करनी नहीं, हमें कथन के पहले के बारे में सोचना है कि आखिर ये कथन जो है ये दिए गए किन एजम्पशंस पे, मतलब जो दी गई बातें यहां पे हैं, दो बातें लिखी गई हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों में से किन बातों पर हमारा कथन निर्भर करता है, और जिन पर हमारा कथन निर्भर कर रहा होगा वही हमारा सही होगा। बहुत ध्यान से, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, और यहां पे आंसर्स भी कुछ लोग दे रहे हैं। ठीक है, so let's talk about the first one. First कह रहा है the government has enough funds to meet the expenses incurred due to the compensation. अब कह रहा है भाई, पहला का हिंदी अनुवाद करके समझे तो कह रहा है भाई गवर्नमेंट जो है उनके पास जो ये अनाउंसमेंट करी है कि 1 लाख रुपए हर एक फैमिली मेंबर को दिया जाएगा, मतलब जो भी मारे गए हैं रेलवे एक्सीडेंट में उनके फैमिली मेंबर को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस चीज से जो एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे गवर्नमेंट के पास, उसके लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में, मतलब की राशि उनके पास पैसे हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट कर रही है, दैट मीन्स वो चेक तो जरूर करती है ना भाई कि हाँ क्या हमारे पास पैसे हैं क्या। ऑफ कोर्स इस बात पर हमारा ये कथन निर्भर कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है भाई। अगर गवर्नमेंट के पास इनफ फंड्स नहीं होंगे तो ये अनाउंसमेंट कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स कि जिसने भी अनाउंसमेंट मेक किया है, जिसने भी गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी, अगर जो भी अनाउंसमेंट ये किया गया है, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो उसने ऐसा अनाउंसमेंट करा है, दैट मीन्स उसको बैकग्राउंड में उसको मालूम होगा कि भाई मेरे पास फंड्स हैं, इनफ फंड्स हैं टू मिटिगेट दिस थिंग। हम इस चीज को भापने के लिए, इस चीज को पूरा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है तभी एक अनाउंसमेंट कर पाया। दैट मींस कि फर्स्ट इज एक्चुअली ट्रू। सो फर्स्ट जो होगा बिल्कुल करेक्ट एजम्पशन है, पूर्व अनुमान बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं फटाफट। हाँ, भावुक नहीं होना है। ठीक है, नो तरुण, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फंड्स आल्सो ना। सेकंड वन, There may be reduction in the incidence of railway accidents in near future. एक बताइए एक बात, सबसे पहली बात कि ये इसके बारे में, इसको तो पहले गलत काटो, पहले आराम से गलत काटो। गलत काटने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो ये है भाई कि ये कथन के बाद वाली घटना है, मतलब कथन के बाद ऐसा होगा तो इसलिए बोला गया ऐसा। भाई एक पहली बात तो भाई ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, किसी को भी पैसे दे देने से आपका इंसिडेंस थोड़ी कम हो जाएगा, तो ऐसी गलत है। ये स्टेटमेंट के बाद के बारे में बोलना, और बिल्कुल इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे स्टेटमेंट से, मतलब स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, ये बोल रहा है उससे कम हो जाएगा, बिल्कुल हवाई बातें हैं, कोई लॉजिकल बात नहीं कहा गया। दैट मींस ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ। अभी एक एग्जांपल है, मैं चाहूं तो मैं बस ये कह सकता हूं आपको भाई सिर्फ 2-4 सवाल तक इंतजार करना, आराम से सभी लोग कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट देयर ऑन योर स्क्रीन। और अगला सवाल विजिबल है, आई थिंक आपको विजिबल है क्या? विजिबल है, विजिबल, ठीक है, चलिए आइए। बेहतरीन सवाल। सवाल जो है थोड़ा सा मुझे दिख रहा है नीचे में, थोड़ा हो सकता है कि, ठीक है,
ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल्स फॉर 9 months इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स अ टेलीफोन कंज्यूमर कस्टमर्स लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली। बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है कि भाई एक कस्टमर है, उसने क्या किया है, लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा है? वो लिखा है लेटर अखबार वाले को। क्या लिखा है? भाई मैंने कई बार कंप्लेन किया है, फिर भी उसके बाद भी मेरे जो टेलीफोन के बिल्स हैं वो पिछले 9 महीने से नहीं मिले हैं मुझे, ये शिकायत करी गई है। तो इस शिकायत से पहले वाली घटना के बारे में विचार करना है, इस शिकायत से पहले क्या हुआ होगा इसके बारे में चिंता करनी है, इसके बारे में विचार करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट वन। एवरी कस्टमर हैज अ राइट टू गेट बिल्स रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनीज। ऑफ कोर्स पहला तो करेक्ट है भाई। इस चीज को, ये जो हमारा एक्शन है, जो एक्शन टेकन बाय द स्पीकर और द कस्टमर कह सकते हैं आप, यहाँ पे जो कस्टमर होगा या फिर जो स्पीकर है जो कह रहा है इस बात को, भाई आई हैव नॉट रिसीव्ड द टेलीफोन बिल्स फॉर द 9 months स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स। ये कह रहा है कौन भाई? जो कंप्लेन जो किसने किया है, जो कस्टमर है उसने कहा ये बात। तो जो स्पीकर है उस एक्शन को लेने से पहले, जो कंप्लेन उसने किया, जो राइट उसने लेटर लिखा या कंप्लेन किया, उससे पहले जाहिर सी बात है ये बात तो लागू होती होगी, तभी तो उसने ऐसा कर पाया। अगर ये बात लॉजिकली लागू नहीं होगी मतलब कि, और कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग टू रूल्स ये बात है कि भाई कस्टमर के पास हक है कि उसको बिल मिले हर महीने। दैट मींस ये अगर पूरा नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स इससे पहले, इस इवेंट से, इस एक्शन से पहले ये घटना हुई है, तभी उसी का ये कहीं ना कहीं आउटपुट है ये एक्शन। ठीक है ना। सेकंड वन, द कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट टू डिफेक्ट द सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। मतलब जो कस्टमर्स कंप्लेन होते हैं उसका मतलब मकसद ही होता है कि उससे आप अपने सर्विसेज को में सुधार लाओ, ऑफ कोर्स। और ये जो किया गया एक्शन लिया गया कहीं ना कहीं इसके तहत भी किया गया। दैट मींस कि बोथ आर करेक्ट हियर। ठीक है, ओके। I hope idea is clear. I hope idea is clear. So both the assumptions are true here because दोनों ही हमारे एक्शन, जो स्टेटमेंट होगा उसको ट्रीट करना है आपको एक्शन की तरह। The statement must be treated as the actions and you will have to check whether given assumptions में से कौन सा assumptions ऐसा है जो इस एक्शन से पहले हुआ होगा, या फिर कौन सा ऐसा assumptions है जिस पर हमारा कथन निर्भर कर रहा है, जिस पर हमारा कथन निर्भर कर रहा है। मतलब कथन से पहले ये हुआ होगा, उसका जो है कह सकते हैं आपको उसका दुष्प्रभाव या फिर उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं कहेंगे, सिर्फ प्रभाव बोलेंगे, उसका प्रभाव हमारा कथन निकल के आ रहा है। आई होप आइडिया क्लियर है। ठीक है, कृष्णा शुक्ला कह रहे हैं सर नाम ले लिया करो। अब इतने इंटेंस टॉपिक में नाम लेने की बात अगर किया जाए तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सौरभ आनंद कह रहे हैं अड्डा इज वन जो हर एग्जाम के लिए क्लास प्रोवाइड करता है, कोई चैनल नहीं पढ़ा रहा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सौरभ आनंद। वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, शशि सर कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शशि जी, सबका नाम लूंगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्लीज फटाक से आंसर कीजिए इस सवाल का, क्विक। आई होप यू गॉट द रियल, एकदम थोड़ा बहुत आइडिया जरूर मिल गया होगा भाई कि हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एजम्पशंस, है ना। आई होप आइडिया क्लियर हुआ होगा। सो जस्ट चेक दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सवाल कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज द वर्कर्स यूनियन टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक इमीडिएटली, अदरवाइज द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। मतलब कह रहा है कि भाई जो एक मैनेजमेंट एक कंपनी है XYZ कंपनी, उसकी मैनेजमेंट ने कहा है वर्कर से प्लीज आप जल्दी से जल्दी अपने स्ट्राइक को वापस लीजिए, नहीं तो फिर अन्यथा हमें क्या करना पड़ जाएगा, हमें वी आर बाउंड टू देन आफ्टर दैट मींस कि वो अदरवाइज मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दे आर सेइंग दे विल बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री, मतलब उनको फैक्ट्री को क्लोज डाउन करना पड़ जाएगा। दैट मींस दे आर बाउंड टू, अगर आप वर्कर्स यूनियन अगर नहीं आती है, स्ट्राइक नहीं छोड़ती है, तो फिर वो फोर्सली उनको करना पड़ जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं बनता उनके पास। ये कथन है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अविनाश दुबे, माय नेम इज सौरभ सिंह। ठीक है, ओके। So now the question, the assumption first is talking about the first one कि no alternative other than the closing down the factory is left for the management of XYZ private limited company. Exactly. यहाँ पे जो word use किया गया ना forced, this word is very important. This particular word is very important. इस word के सिर्फ इस word का यहाँ पे होने से हमारा पहला सही हो जाएगा। मतलब एक जोर लगा रहा है ना, would be forced to close down. That means कि no alternative other than closing down the factory is left for the. That means कि अगर ये ऑप्शन, अगर ये चीज मतलब अगर उसको फोर्स बोल रहा है कि भाई बंद करना पड़ जाएगा, इसका मतलब साफ है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे डिपेंडेंट हमारा कर रहा है ये लाइन जो बोला गया है भाई मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड वन मूव करते हैं। सेकंड वन, सच थ्रेट may have some effects on workers union, of course।
ऑफ कोर्स दिस थिंग हैपेंस, अगर आप इस तरह का थ्रेट दोगे तो जाके वर्कर यूनियन जो होता है कई बार ये काम करने लगती है, मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई नौकरी सबको प्यारी है, ऑफ कोर्स जो डिमांड पूरी नहीं की गई है ऑफ कोर्स, तो वहां पे ऑफ कोर्स आप यूनियन का हक बनता है कि वो स्ट्राइक पे जाएं, लेकिन अगर बिल्कुल उनके पास, मैनेजमेंट के पास भी कोई हक नहीं, मतलब कोई वहां पे स्कोप नहीं है कुछ भी उनका फुलफिल करने का, दैट मींस जी इस तरह के जो बयान होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा कि भाई अदरवाइज आप आ जाओ या फिर मुझे फैक्ट्री क्लोज करनी पड़ जाएगी, तो दैट मींस उस केस में हमारे पास सच थ्रेट्स में हैव सम इफेक्ट्स बोल रहा है, पूरा नेगेटिव बोल रहा है, इसको एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज सम इफेक्ट बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स कुछ इफेक्ट डालती है, इसके तहत ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बातें हैं कही गई हैं, दैट मींस कि दिस स्टेटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट और द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन बोथ दिस टू थिंग्स, तो दैट मींस कि वी विल हैव टू एक्सेप्ट दिस बोथ assumption एज अ ट्रू assumption. आई होप आइडिया इज क्लियर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चंद्रकेत भारद्वाज कह रहे हैं सर कैन यू टीच मी फॉर एसएससी सीएचएसएल. अरे यार सीएचएसएल के लिए मैं पढ़ा ही रहा हूं ऑलरेडी. ठीक है, थैंक यू सो मच सत्या मलिक. मैं ऑलरेडी एसएससी चैनल पे लगातार पढ़ा रहा हूँ यार, मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ एसएससी चैनल पे. आप एक काम करना, जाके एसएससी अड्डा सर्च करना अपने यूट्यूब पे, जो हमारी चैनल है ऑलरेडी अड्डा 247 की, तो एसएससी अड्डा पे जाना और वहां पे सर्च करना रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल. तो सीजीएल और सीएचएसएल में अंतर नहीं है कुछ खास, सिलेबस लगभग क्या टोटली सेम है. तो आप क्या करना, रीजनिंग फॉर सीजीएल सर्च करना है, एसएससी सीजीएल एंटर करना, वहां पे आप मेरी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, मेरे फोटो लगे होंगे, सारे के सारे चैप्टर लगभग पढ़ा चुका हूं मैं उस पर. सो ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टॉट ऑल द चैप्टर्स देयर. सो ऑफ कोर्स, और बाकी कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर आपके मैं टाइम बताता हूँ, 10 से 11 पढ़ाता था पहले मैं, अभी 7 से 8 पढ़ा रहा हूँ मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे एसएससी अड्डा पे. सो कुछ बच्चे हैं, सुरेंद्र सिंह 7 to 8 बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह भी बोल रहे हैं 7 to 8. ऑफ कोर्स अविनाश दुबे कह रहे हैं सर मैं आपका फैन हो गया, अच्छा पढ़ाते हो आप. ठीक है, थैंक यू सो मच. सो टू गेट कनेक्टेड विथ मी रेगुलरली यू कैन ट्यून एसएससी अड्डा फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. आई यूज्ड टू टेक लेक्चर्स ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रेगुलरली 7 to 8 PM ऑन एसएससी अड्डा. और यहाँ पे इस बैच में 1 से 2 में इस स्लॉट जो हमारा है ये आपका ईपीएफओ का स्लॉट है, तो इस स्लॉट में भी रेगुलरली वीक में कम से कम एक बार जरूर मिलता रहूंगा. और बाकी ईपीएफओ की सारे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कैरी करने वाले हैं. तो आज के लिए आई होप मेरी तरफ से इतना काफी है. मिलते रहेंगे और भी बातें करते रहेंगे और अपने आप को और भी मजबूत करते रहेंगे और एग्जामिनेशंस को तोड़ डालेंगे. थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल. Get ready for a mega surprise on 29th February. Download the app now. मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ उस तरीके से पढ़ाने की यहाँ पूरी आज़ादी है. हम अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं. स्पेशल क्रैश कोर्स बनाते हैं, एग्जाम एनालिसिस करते हैं. आज इन बच्चों को पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का जब सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है. Ten years of Adda 24/7. 10 years of Adda 24/7.